हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको अध्याय 6 ग्राफीय निरूपण में पाई चार्ट के बारे में बताने वाली हूँ। आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है कि किन्हीं भी आंकड़ों को हम ग्राफीय निरूपण की सहायता से प्रदर्शित कर सकते हैं। ग्राफीय निरूपण से यदि हम किसी आंकड़े को प्रदर्शित करते हैं तो हमें एक आसान तरीके से कोई भी आंकड़ा शो करने में हेल्प होती है, क्योंकि यदि आंकड़े बड़े हैं और हमको उसे किसी को सरलता पूर्वक समझाना है तो साधारण तरीका यही है कि उसे ग्राफ के रूप में प्रदर्शित किया जाए, क्योंकि इससे आंकड़े इजीली शो हो जाते हैं और ये मस्तिष्क में स्थायी रूप से भी प्रभाव छोड़ते हैं। तो ग्राफीय निरूपण के कई तरीके हैं, जैसे कि बार ग्राफ, टैली और भी रेखा चित्र। उसमें से एक तरीका है पाई चार्ट का। पाई चार्ट आंकड़ों को वृत्त के त्रिज्या खंडों के द्वारा प्रदर्शित करने का एक तरीका है। यदि आंकड़ों को वृत्त के त्रिज्या खंडों के द्वारा दिखाया जाता है तो इसे पाई चार्ट कहते हैं। पाई चार्ट को हम वृत्त चित्र या वृत्ताकार लेखा चित्र भी कह सकते हैं। अर्थात यदि हमें बहुत सारे आंकड़े दिए गए हों और हमको उसे किसी वृत्त के त्रिज्या खंडों के द्वारा प्रदर्शित करना है तो हम कहेंगे कि वो एक पाई चार्ट के द्वारा प्रदर्शित किया जा रहा है। पाई चार्ट का उपयोग दैनिक जीवन में बहुत सारी जगहों पर होता है, जैसे किसी कंपनी का उत्पाद किस किस वर्ष में कितना कितना रहा, या किसी जिले में, किसी राज्य में कौन कौन से महीने में कितनी कितनी वर्षा हुई। इन सभी बातों को यदि मैं पाई चार्ट के द्वारा प्रस्तुत करूं तो वो बहुत इजी वे में और ऑथेंटिक वे में दर्शकों के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है। जैसे आप किसी शाला के विद्यार्थियों के द्वारा उनके पसंद किए गए खेलों को भी एक पाई चार्ट के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। मान लीजिए आपकी शाला में 200 विद्यार्थी हैं, सभी को अलग अलग गेम पसंद है, तो यदि शो किया जाए कि किसे क्रिकेट ज्यादा पसंद है, किसे फुटबॉल पसंद है, कितने बच्चों को हॉकी, कितने बच्चों को हैंडबॉल और कितने बच्चों को वॉलीबॉल, तो एक पाई चार्ट में उसे शो किया गया है। ये तो आपको चित्र में स्पष्ट दिख रहा है कि सबसे ज्यादा पसंदीदा खेल कौन सा है। तो चित्र देख के ही आप बता सकते हैं कि कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा है। तो ये क्रिकेट वाला जो हिस्सा है वो सबसे ज्यादा है, तो सबसे पसंदीदा खेल हो गया क्रिकेट। और से सबसे कम हिस्से को जिसने आच्छादित किया है वो है हैंडबॉल। तो आप बता सकते हैं हैंडबॉल सबसे कम पसंद किया जा रहा है। तो इस चित्र को देखकर आसानी से बताया जा सकता है कि क्रिकेट को पसंद करने वाले विद्यार्थी सर्वाधिक और हैंडबॉल को पसंद करने वाले विद्यार्थी सबसे कम हैं। अर्थात केवल इस पाई चार्ट के आधार पर किसी विषय की सटीक व्याख्या कर सकते हैं, यानी कि किसी विषय के बारे में सरलता पूर्वक जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए देखें कि कैसे हम पाई चार्ट के द्वारा किन्हीं भी आंकड़ों को सरलता पूर्वक प्रदर्शित कर सकते हैं। आपकी ही अभ्यास 6.1 प्रश्नावली 6.1 का एक प्रश्न है। प्रश्न पहला, इसमें कहा गया है कोई बालिका है गीता। गीता के द्वारा गणित की 6 माहों की मासिक जांच परीक्षा में प्राप्तांक निम्नानुसार है। गीता नाम की कोई बालिका है, उसने 6 महीनों में मासिक परीक्षा में ये मार्क्स लिए हैं। जुलाई में उसने 40 नंबर लिए हैं, अगस्त में 45, सितंबर में 65, अक्टूबर में 35, नवंबर में 55 और दिसंबर में 60। तो इसे पाई चार्ट के द्वारा हम कैसे प्रदर्शित करेंगे? तो पाई चार्ट के द्वारा इन आंकड़ों को यदि हमें प्रदर्शित करना है तो सबसे पहले हमें ये सारे अंक टोटल करने होंगे। तो ये मैंने लिख लिया है कुल अंक 40, धन 45, धन 65, धन 35,
धन 55 धन 60। अब मैं इन सारे अंकों को जोड़ देती हूँ। 5 और 5 10, 10 5 15, 15 5 20, 20 का शून्य हासिल 2, 2 और 4 6, 6 4 10, 10 6 16, 16 3 19, 19 और 5 24, 24 और 6 मिलकर हो गए 30। तो हमारे पास कुल अंक हो गए 300 अंक। अब इन 300 अंकों को मुझे वृत्त के त्रिज्या खंडों के द्वारा प्रदर्शित करना है। तो आप पहले भी जानते हैं कि कोई भी वृत्त, किसी भी वृत्त के केंद्र पर जो संपूर्ण कोण बनता है वो 360 अंश का होता है। तो ये जो 300 अंक है वो 360 अंश को प्रतिनिधित्व करेगा। तो मैं यहाँ पर लिखूंगी कि संपूर्ण वृत्त, सबसे पहले मुझे लिखना होगा संपूर्ण वृत्त 360 अंश का केंद्रीय कोण बनाता है। तो ये जो 360 अंश है, इसलिए ये 300 अंक जो है वो 360 अंश का प्रतिनिधित्व करेगा। तो मैं यहाँ लिखूंगी 300 अंक प्रतिनिधित्व करता है 360 अंश का। ये मैंने लिखा 300 अंक। और आप किसी भी प्रश्न में जब उसको टोटल कर लेंगे तो उसकी जगह वही टोटल अंक आएंगे। मतलब कि ये जो 300 अंक है वो टोटल को शो कर रहा है। तो आप जो भी प्रश्न हल करें उसका टोटल इस जगह पर आएगा और यहाँ पीछे में 360 अंश। 360 इसलिए क्योंकि एक वृत्त का जो संपूर्ण कोण होता है वो 360 अंश का होता है। अब हम उसके बाद 300 के बाद एक अंक के लिए निकालेंगे। एक अंक के लिए बना कोण कितने अंश का होगा? तो मैं वो ऐसे निकालूंगी, यहाँ ऊपर में मैं लिखूंगी 360 और नीचे लिखूंगी 300, उसको गुणा करूंगी 1 से। अब अगर कुछ कैंसिल होता है तो वो मैं कैंसिल कर दूंगी, 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब ये भी कट सकता है, 6 पंचे 30 और 6 छक्का 36। अब कैंसिल नहीं हो सकता है तो सिर्फ मैं ऐसे ही लिख दूंगी 6/5। ये 6/5 अंश को प्रदर्शित कर रहा है। तो सबसे पहले टोटल अंक जो है वो 360 को प्रतिनिधित्व कर रहा है। उसके बाद मुझे हर प्रश्न में एक के लिए निकालना होगा। अगर अंक है तो एक अंक के लिए, अगर रुपए है तो 1 रुपए के लिए, अगर सेंटीमीटर है तो 1 सेंटीमीटर के लिए। हर बार मुझे एक अंक या 1 सेंटीमीटर या 1 रुपए के लिए जो कोण है वो कितने अंश का होगा वो निकालना होगा, क्योंकि इस पे डिपेंड करेगा आपका आगे का प्रश्न। और ये इसलिए जरूरी है कोण निकालना क्योंकि इन सभी मंथ के लिए, सभी महीनों के लिए मुझे कोण ज्ञात करना है। और हर बार आपको ये करना होगा, हर प्रश्न में एक अंक के लिए बना कोण आप निकालेंगे। अगर वो अंक है तो अंक के लिए या जो भी मात्रक आपको दिया गया है। तो मैंने निकाल लिया, एक अंक के लिए बना कोण है 6/5 अंश। अब इसी पे डिपेंड करेगा आगे का। अब देखते हैं कि जुलाई महीने में उस बालिका को कितने मार्क्स मिले हैं। जुलाई महीने में उस बालिका को मिला है 40 मार्क्स। तो यहाँ मैं लिखूंगी 40 अंक के लिए बना कोण। 40 अंक के लिए मुझे कोण निकालना है, इसके लिए मैं 40 को गुणा करूंगी 6/5 से। 6/5 जो मैंने पहले ही निकाल के रखा है एक अंक के लिए,
तो उसी से मैं 40 को गुना करूंगी। अब यह कैंसिल हो जाएगा, 5 एकम 5 और 5 अट्ठे 40। अब ऊपर का 8 और ऊपर की 6, ये दोनों आपस में गुना हो जाएंगे, 8 छक्के 48। इसी प्रकार सभी मंथ के जो अंक हैं उनके लिए मैं कोण निकालूंगी। तो सेकंड है 45। 45 अंक के लिए कितने अंश का कोण बनेगा? तो यहाँ भी मुझे वही करना होगा। 45 को मुझे गुणा करना पड़ेगा 6/5 से, और अगर जो कुछ सरल हो रहा है वो मैं सरल करूंगी। देखिए यहाँ मैंने लिखा 45, फिर मैंने लिखा 6/5। अब कुछ कैंसिलेशन होता है तो कैंसिल करते हैं। 5 एकम 5 और 5 नियम 45। यहाँ 9 और 6 का गुना हो जाएगा, तो ये दूसरा कोण मुझे मिल गया 54 अंश। 45 अंक के लिए जो कोण बन रहा है वो 54 अंश, और 40 अंक के लिए जो कोण बना है वो है 48। इसी प्रकार थर्ड के लिए है 65। 65 अंक के लिए बना कोण, 65 को भी मुझे गुणा करना पड़ेगा 6/5 से। 65 के लिए बना कोण, यहाँ मैं लिखूंगी 65, फिर गुणित का चिन्ह 6/5। अब कुछ कट रहा है तो काट देते हैं। ये 5 और 65 कट सकते हैं। 5 एकम 5 और 5 तेरम 65। तो फिर 13 और 6 मुझे शेष मिल रहा है, तो 13 का मैं 6 से गुणा करूंगी। 13 छक्के 78, 78 अंश। अब अगला अंक है अक्टूबर महीने के लिए 35। 35 अंक के लिए बना कोण, हर महीने के लिए मुझे इसी प्रकार निकालना होगा। आपको हर प्रश्न में अलग अलग जो क्राइटेरिया दिया गया है उसके लिए हर क्राइटेरिया के लिए